प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन जापान की और जो बात वहां से निकल कर आ रही है उसमें खास तौर से टेक्नोलॉजी का मसला है। किसी तरह क्वेटे और वाराणसी को एक साथ देखने की भी कहीं ज़रूरत महसूस की जा रही है। बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, निवेश की बात हो रही है, संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की ज़रूरत हो रही है। चीन और अमेरिका के मद्देनज़र जापान से नज़दीकी का जिक्र हो रहा है और ख़ुद प्रधानमंत्री मोदी की निकटता जो जापान को लेकर रही है उसका जिक्र भी हो रहा है। चर्चा हम शुरू करें उससे पहले हमारे साथ चूंकि बालकृष्ण जुड़े हैं। बालकृष्ण, प्रधानमंत्री 5 दिनों तक बाहर हैं। इस दौर में राजनाथ सिंह ही देखेंगे सारे कामकाज, सारी स्थितियों को देखेंगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं इससे पहले भी गए थे, तब वो लोकसभा में डिप्टी बना के गए थे। और एक बहस, ये सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों और कल शाम में हमने देखा एक किताब विमोचन के समारोह में प्रकाश, हाँ आवाज आ रही है हमारी बालकृष्ण? चलिए, लगता है फोन कटाए, जब जुड़ेगी तब ये बड़ा सवाल है क्योंकि कल ही प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने जीन्स पहनी थी और टी शर्ट पहनी थी, वो सिर्फ एक अफवाह थी। इससे पहले राजनाथ निकल कर आए थे, उन्होंने शिकायत की थी कि किस तरह से अफवाह फैलाई जा रही है। मुझ पर आते हैं। 12 शीलकांत जी, क्या ये माना जाए जिसका जिक्र आपने कहा था कि ये यात्रा आने वाले वक्त के लिए एक मील का पत्थर भी साबित होने वाली है, खासतौर से अमेरिका, चाइना, रूस सब के साथ संबंध और सब भारत के साथ संबंध बनाने को लेकर जो प्रयासरत हैं? जी, मुझे ये लगता है क्योंकि इसमें दोनों तरफ से, जापान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी एक प्रगाढ़ मैत्री की चाह है और इसके लिए अचानक नहीं कुछ हुआ है, ये सतत प्रक्रिया चलती रही है। अब आप देखिए, आबे साहब यहाँ आए हैं पहले, एज प्रधानमंत्री भी आए इस साल 26 जनवरी में। उसके पहले जब वो सत्ता में नहीं थे तब भी आए थे और मोदी जी वहाँ जा चुके हैं 2 बार। फिर भारत और जापान के बीच में जो कंपैटिबिलिटी है उसके क्षेत्र इतने विशद और व्यापक हैं। वो आप टेक्नोलॉजी ले लीजिए, न्यूक्लियर ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, और ये जो एडवांस ट्रेन की बात है, सिटीज़ की बात है, तो एक तरह से जो आप एक तरह का जो ओवरलैप है वो बड़ा विशद ओवरलैप है और उसमें हर एक क्षेत्र में दोनों तरफ से बराबर उत्सुकता है कि हम लोग आगे बढ़ें। तो ये जो 18 बिलियन का ट्रेड है अभी तक जो जापान के साथ, उसको बहुत बढ़ना चाहिए क्योंकि अभी तक पिछले कारणों से, अब आप देखिए 2011 में जापान में वो फुकुशिमा हुआ तो उस कारण थोड़ा सा इक्लिप्स हो गया था जापान पिछले 3-4 सालों में। और उनके बाद आबे जी आए तो वो प्रधानमंत्री बन के आए और पूरी ताकत से आए। भारत में भी 11 के बाद से थोड़ा इकोनॉमी ड्विंडल हो रही थी, फिर मोदी जी आए और मेजॉरिटी के साथ आए और आज खुशखबरी ये है कि 5.7% फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट है। तो ये इस तरह से दोनों तरफ जो सिग्नल्स मिल रहे हैं। ग्रोथ है ये तो मोदी के आने से पहले का रहा होगा। नहीं, अप्रैल से जून की बात है ना। हाँ, तो मोदी ने सत्ता फिर बाद में संभाली ना। हाँ, पर फिर भी मतलब जो खुशखबरी है, खुशखबरी इस दौर में आई है। लेकिन हम जरा उस बेसिक पॉइंट पे आना चाहेंगे, हिंदुस्तान की जरूरत है क्या, जिस दिशा में बढ़ रही हमारी इकोनॉमिक परिस्थिति, हम उस पर आते हैं। बाला, हमारी आवाज अब आप तक आ रही है? जी प्रसून, मैं आपको सुन सकता हूं। जी, राजनाथ सिंह फिलहाल नंबर 1 होकर इस वक्त देश में मौजूद हैं। ये सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों जो अफवाह फैली थी उस अफवाह को लेकर पीएमओ ने सफाई दी, उस अफवाह को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा और कल शाम में प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि ये जो जीन्स और टी शर्ट पहन के जो जाने की बात थी, फ़ोन आ गया, वो अभी बेकार की बात है। सरकार के भीतर सब ठीक है, एक सहमति है, एक निष्ठा है। अगर मोदी ना भी रहें इस दौर में, मान लीजिए बाहर हैं, तो सरकार कहीं कुछ क्रैक्स तो नहीं है ना? देखिए प्रसून, आपको भी पता है कि नरेंद्र मोदी के काम करने का जो तरीका है उसमें जो नंबर 2 की पोजीशन है वो सिर्फ एक कहने की बात है। नंबर 1 से 10 तक सिर्फ मोदी है और उसके बाद सारे मंत्री हैं। लेकिन जो पार्टी के भीतर उथल पुथल चल रही है, उसको लेकर जो स्थिति चल रही है और जिसका आपने जिक्र किया कि जो विवाद हुआ था राजनाथ सिंह को लेकर, उसके बाद राजनाथ सिंह इस बात से जरूर उनको तसल्ली होगी कि जो व्यवस्था थी उनको नंबर 2 बनाने की, जब प्रधानमंत्री विदेश में होंगे, देश के बाहर होंगे, वो व्यवस्था पहले की तरह ही बरकरार है। इस बार भी कहा गया है कि अगर कोई कैबिनेट की बैठक
बैठक होती है प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति में देश में, तो उसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। हालांकि व्यवस्था पहले भी ऐसी ही थी, और आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था तो दूसरे नंबर पर शपथ लेने वाले राजनाथ सिंह थे। वो वरिष्ठतम मंत्री भी हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो पिछले समय जो विवाद हुआ था, उसके बाद कम से कम जरूर तसल्ली हुई होगी राजनाथ सिंह को कि इस व्यवस्था में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। और राजनाथ सिंह को जो ओरिजिनल प्रोग्राम था उसके हिसाब से आज उनको जम्मू कश्मीर जाना था, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री देश के बाहर हैं और वो उनके अनुपस्थिति में उनको दिल्ली में रहना है, इसलिए आज वो दिल्ली में है और उन्होंने जम्मू कश्मीर जाने का अपना जो दौरा था वो फिलहाल स्थगित कर दिया। चलिए बालकृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम जरा दोबारा जापान के मद्देनजर आ रहे हैं। राजीव डोगरा जी, जो भारत की परिस्थितियां हैं, अपनी इकोनॉमिक परिस्थितियां, जापान ने सुनामी से जिस तरह से लड़ाई लड़ी और फिर खड़ा हो गया, भारत में आज भी कुछ इलाकों में आप जाएंगे जब दक्षिण में, तो सुनामी के चिन्ह पर्यटन का हिस्सा बने हुए हैं। आज की भी स्थिति है, हम लोग उसमें भी अभी भी नहीं कर पाए हैं स्थिति। जापान जिन अपनी परिस्थितियों के हिसाब से खड़ा हुआ, चीन जो कि अपनी सामाजिक और आर्थिक ढांचे के हिसाब से उसने डेवलपमेंट को अपनाया, क्या भारत जिस नज़रिए से जा रहा है अब के दौर में, और एक बड़ा डेलीगेशन जो गया है उसमें तमाम कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट की भरमार है, भारत की सामाजिक आर्थिक ज़रूरत के हिसाब से मोदी बढ़ रहे हैं पॉलिसीज़ को लेकर, या लगता है नहीं जो बढ़ रहे हैं यही आज की ज़रूरत है? देखिए, दुनिया की अटेंशन स्पैन जो है बहुत लिमिटेड होती है। आज भारत है तो कल ब्राज़ील है, परसों रशिया हो जाएगा, फिर उसके बाद चाइना दोबारा आ जाएगा। और अटेंशन स्पैन इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी वास्तविकता क्या है। अगर दुनिया सोचती है कि ये फॉरवर्ड लुकिंग देश है, इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपके ऊपर नहीं, हर आपकी इस चीज़ बात को लेकर सहमति है? क्योंकि लगातार ये मैसेज आ रहा है कि दुनिया भर की नज़र है, भारत में पैसा इन्वेस्ट करें। भारत एक ऐसी जगह है जहां पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसका प्रॉफिट मिलेगा उन्हें। तो वही चीज़ कि दुनिया अपने स्वार्थ के लिए अभी भारत में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इसमें उनको फ़ायदा है। पर अगर भारत डिलीवर नहीं कर पाया, जैसे कि पिछले 10 साल में नहीं कर पाया था, तो दुनिया की नज़र हट गई थी। एक ज़माना था 10 साल पहले कि हर कोई लीडर भारत आना चाहता था। फिर पिछले 6-7 साल में देख लीजिए, लीडर यहाँ आने से कतराते थे। का मतलब क्या माना जाए? डिलीवरी का मतलब ये है कि आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है। अगर यहाँ पे जापान देखें $10 बिलियन कोई चीज़ में इन्वेस्ट करता है, तो वो $10 बिलियन की इंडस्ट्री आप बिठा सकते हैं या नहीं, या आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है 10 साल, जैसे पॉस्को का केस था, 15-20 साल से लटका हुआ है, अभी तक स्टील प्लांट नहीं लगा। तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है, चाहे ब्यूरोक्रेसी के कारण, लैंड एक्विजिशन के कारण, या और कोई पॉलिटिकल झगड़ों के कारण। तो उसका मतलब ये है कि ये देश जो है, इसको आप पैसा तो ज़रूर दे लें पर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। हम इसके दूसरे स्ट्रक्चर पर भी आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह के दौर में ही टॉप 5 कॉरपोरेट सेक्टर्स जो थे वो मल्टीनेशनल हो गए, बाहर दफ्तर खोल लिया। जहाँ के खनिज संसाधनों की लूट उसी दौर में हुई, पैसा मुनाफा उन्होंने ही कमाया। बुलेट ट्रेन इस दौर में नज़ीर बन गया है कमेंट करने के लिए। हम ब्रेक ले। शिलकान जी, एक सवाल, बहस हिंदुस्तान के भीतर अक्सर होती है, गाँवों को पुनर्जीवित कर दीजिए, आपके यहाँ जो पानी की व्यवस्था है उसमें रहट चलाइए, उससे कहीं सिंचाई व्यवस्था डेवलप हो। नेहरू मॉडल को ही कंटिन्यू लगातार किया जा रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ों से समझौता, बड़ी बड़े इंडस्ट्री लाएंगे, बांध बनाएंगे, बड़ा पूंजी आए, उससे बड़े उद्योग लग जाएं, एक बड़े मुनाफे की दिशा में बढ़ें, उस मुनाफे पर केंद्रित हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर। क्या जो दुनिया की नज़र है पैसे लगाने को लेकर भारत को मद्देनज़र, क्या ये भारत की ज़रूरत है तत्काल में, या सिर्फ कोई दूसरा उपाय नहीं है? अब इस बात पे जो समाजवादी विचारधारा है वो तो अलग ढंग से सोचती है, पर हम लोग 1991 से उस विचारधारा से हटकर सोचते रहे हैं। और इस 20 सालों में जो कुछ भी भारत का नाम विदेशों में बढ़ा है, उसके लिए एक बड़ा भारी तबका है जो कहता है कि ये सब हमारी जो नई इकॉनमी है उसके कारण हुआ है। हमने जो अपने जो बंधे हुए फोर्सेस थे, जो हमारी शक्तियाँ थी जो अवरुद्ध थीं, उनको खोल दिया, उसके कारण से दुनिया में एक भारत का नाम हुआ है। तो वो जो शक्तियाँ अवरुद्ध थीं वो
एक बड़े स्तर पर इंडस्ट्री में थी और प्राइवेट सेक्टर में थी, उसको हमने खोला। पर अब ट्रिकल डाउन जो है उससे कि फ़ायदा होने वाला था, वो ट्रिकल डाउन का अभी तक कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए जो सामान्य जन है उसमें एक विशेष किस्म का आक्रोश है। तो उस आक्रोश के कारण पुरानी सरकार हटाई गई, पर वो आक्रोश अब उसका धैर्य बहुत कम है, तो वो फौरन चाहता है। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ दोनों डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई हिंदुस्तान के लगभग 20-25 करोड़ कंज्यूमर महत्वपूर्ण हैं जिसको लेकर दुनिया की नज़र है, या फिर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आती है कि भारत में सारा अफ्रीकन वाली स्थिति भी है, भूख को लेकर लोग मर रहे हैं और तकरीबन 60-70 करोड़ की स्थिति नाजुक बनी हुई है और दुनिया में हर की नज़र भूख को लेकर भारत की दिशा में उंगली उठ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए, चाहे वो बजट का मौका हो या फिर कुछ भी आर्थिक परिस्थितियों के जरिए जो बात सामने आई है, उसमें एक जनधन योजना, अगर इसको थोड़ा सा अलग कर दीजिए, क्योंकि इसने पहली बार उस मास को घेरा है जिस मास के बीच बैंक में खाते नहीं होते थे, चिटफंड कंपनियां वहां पहुंच जाती थी, पैसा लेती थी और उसके जरिए इस देश के भीतर क्या क्या घोटाले हुए हैं सबके सामने है। ये एक कदम बड़ा उठाया गया है, कहीं मास लेवल पर प्रभावित करने वाला। लेकिन राजीव डोगरा जी, क्या नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसी एफडीआई और विदेशी निवेश के मद्देनजर संबंधों पर ही टिकेगी, या लगता है नहीं वो हिंदुस्तान के भीतर भी देखेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो नए नए कदम उठा रहे हैं। ये बैंक के खाता खोलने जो है एक कॉन्फिडेंस है जो पब्लिक में दिया जा रहा है। अदरवाइज 6 महीने या 2 महीने पहले तक बैंक आप जाते ही कतराते थे, क्योंकि आपको पता था कि वो 10 टाइप के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। सो एक वो नई दिशा दिखा रहे हैं और आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें बता रहे हैं देश को, वो तो ठीक है। पर उसके बाद क्या होगा? एक बार बैंक का खाता तो खुल गया आपका, दूसरी बार आप बैंक जाएंगे तो आपको वैसी सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सोचने की बात है। मेरे को ये लगता है कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम होगा। हम इसी को ले आए। अगर वहाँ से निवेश तो हो गया एक बार हिंदुस्तान में, पैसा भी आ गया, इंडस्ट्री भी लग गई, उसके बाद रास्ता उसमें ये एक ज़रूरी बात आप देखिए कि इन्होंने जो इनकी इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ हैं उनको टोन अप करने की कोशिश की है पिछले 3 महीनों में। आखिरकार जो सरकार आती है उसके पास जो साधन उपादान है वो क्या है जिनके ज़रिए अपनी जो नीतियों को वो कार्यान्वित करती है। तो उन्होंने पहला जो फोकस ब्यूरोक्रेसी पे किया और अपने खुद के मंत्रिमंडल पर और अपनी पार्टी पे किया। अब ये सब इनके ज़रिए वो अपनी जो योजनाएं हैं, जो चिंतन हैं, जो विचार हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मनमोहन सिंह इसीलिए फेल हुए क्योंकि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही थी, इसीलिए फेल हुए क्योंकि पब्लिक सेक्टर में काम नहीं हो रहा था। वो उनके साथ उनकी एक चीज़ बड़ी जो कठिनाई वाली थी वो एनएससी थी, जो डुअल कंट्रोल था, उस कारण वो कुछ चाहते थे और वो कुछ और चाहते थे। हम इस इशू को बढ़ाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जिस लहजे में मनमोहन सिंह का फेल होना और जिस लहजे में उड़ान मोदी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर बढ़ रहे हैं और दुनिया की नज़र भारत में निवेश करने को लेकर है, तो क्या सिर्फ निवेश और निवेश के जरिए आर्थिक विकास दर ये एक रास्ता है या कुछ और रास्ता भी होना चाहिए?